स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके राजस्थान की भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट और फिफ्थ जो चैप्टर था भाग था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इस श्रृंखला में राजस्थान की भौतिक प्रदेश पढ़े, जिसमें हमने 3 भौतिक प्रदेश पढ़े। हमने अभी तक पश्चिम उर्सली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा पूर्वी मैदानी प्रदेश, इनकी विभाजनों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम जो अंतिम जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, हाड़ौती का पठार के बारे में। हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है, जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार एवं हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का ये जो भौतिक भाग है वो राज्य के दक्षिणी पूर्वी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है, और ये एक पठारी भाग है। पठारी भाग किसे कहते हैं कि जो अपने समीपस्थ जो सतह से तो ऊंचा होता है, लेकिन इसका जो शिखर होता है वह समतल होता है। जैसे पहाड़ भी समीपस्थ से ऊंचा होता है, लेकिन उसका शिखर जो है वो नुकीला होता है, जबकि पहाड़ जो पठार है उसका शिखर जो है वो समतल होता है, नुकीला नहीं होता, उसे पठार कहा जाता है। तो ये एक पठारी भाग है, और इस क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में, तो इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं, और इसके अतिरिक्त इसे हाड़ौती का पठार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह मालवा की पठार का ही विस्तार है। ये दक्षिण भारत में जो मालवा का जो पठार है उसी का आगे बढ़ा हुआ भाग है, जो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। ये गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कि इनका निर्माण कब हुआ, किस प्रकार हुआ, तो हमने देखा कि जो राज्य के 2 भाग हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। गोंडवाना लैंड क्या है उसके बारे में वापस एक बार बात करते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसके बाद में जो है जितने भी स्थलखंड हैं जिन्हें आज हम महाद्वीपों के रूप में देखते हैं, वे सभी स्थलखंड जो थे वो जुड़े हुए थे, और उनका जो सम्मिलित रूप था उसको पैंजिया नाम दिया गया था। और जब कुछ समय बाद में जो पैंजिया है उसका विखंडन होता है, विखंडन होने के बाद में जब उसके 2 भाग बन गए, तो उसमें से एक भाग जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड कहा गया था, और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और इसी दक्षिणी भाग का अंश जो है या अवशेष जो है वो क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर है, यानी 500 मीटर ऊंचाई है इसकी। यह अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी एवं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो किस आकृति की है, अर्धचंद्राकार आकृति में पाई जाती है। और इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों या जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है, बूंदी एवं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो बूंदी एवं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो इसका आंसर होगा हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्र का 9.6%, यानी राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर ये फैला हुआ है, 9.6% भाग पर, यानी काफ़ी कम है। जैसे हमने पश्चिम मरुस्थल की बात की थी जो कि राज्य के 61% भाग पर फैला हुआ था। इसके अलावा हमने बात की थी पूर्वी मैदान की, जो कि राज्य के 23% भाग पर फैला हुआ था। यह है राज्य के मात्र 9.6% भाग पर फैला हुआ है। इसका विस्तार भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ तब 12 जिले में, यानी कि इस भौतिक प्रदेश जो है वो कौन कौन से ज़िले में पाया जाता है, ये बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में, 12 और भीलवाड़ा में। यह पठारी भाग अरावली तथा विंध्याचल पर्वत के बीच में संक्रांति प्रदेश है, यानी कि इसके ऊपर की तरफ तो जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जब नीचे दक्षिण की तरफ विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों का विस्तार है,
और इनके मध्य इस क्रांति प्रदेश के रूप में जो है वो पठारी प्रदेश स्थित है। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार तथा मेवाड़ का जो पठार है उसको भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ चंबल नदी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कालीसिंध, परवन, पार्वती आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उनके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ इस पठार में प्रवाहित हो रही है? चंबल और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कालीसिंध, परवन, पार्वती। तो ये जो सहायक नदियाँ और चंबल नदी जो है वो इस पठार पे प्रवाहित होती है। और क्योंकि नदी जो है वो अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आती है और जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती है, तो इस पठार पे इन नदियों के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी का जो है वो मैदान निर्मित किया गया जहाँ पे कृषि कार्य के लिए उत्तम दशाएं हैं। क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी जो है वो क्या उपजाऊ होती है और कृषि कार्य सुगमता से उसमें किया जा सकता है। तो कृषि की दृष्टि से भी ये अच्छा जो है वो दशाएं प्रदान करती है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी कि जो नदियां जो यहाँ प्रवाहित हो रही है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। यह पठार 2 इकाइयों में विभाजित है। जो भी हमने अभी तक जो भौतिक प्रदेश पढ़े थे सभी का हमने विभाजन देखा। इसी प्रकार इसको भी 2 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। अब इसमें स्लाइड में आपको मैप दिखाई दे रहा है राजस्थान का, और इसमें राजस्थान के भौतिक स्वरूप या राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे सबसे पश्चिम में कौन सा भौतिक प्रदेश है? जो रेतीला शुष्क प्रदेश है। फिर उसके जो डिवीज़न हमने देखे थे, अर्ध शुष्क प्रदेश राजस्थान बांगड़ जिसे कहा जाता है, घग्गर का मैदान जो है, नागौरी प्रदेश है, लूनी बेसिन है। उसके बाद में कौन सा भौतिक प्रदेश है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और उसके बाद में है पूर्वी मैदान जिसमें नदियों के बेसिन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बनास बेसिन, मध्य माही बेसिन। और जो लास्ट इधर दिखाई दे रहा है दक्षिण पूर्व में जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा भौतिक प्रदेश है? हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके विभाजन दिखाए गए हैं। जो ऊपर की तरफ जो है वो है विंध्यन कगार यानी कगारों की भूमि है ये, और जो नीचे की तरफ है दक्कन का पठार यानी कि जो दक्षिण जो भाग है उसे दक्कन का पठार कहा जाता है। अब पहले हम इसकी जो पहला विभाजन हमने देखा था विंध्यन कगार भूमि, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा ही नाम से पता चल रहा है कगार यानी कगारों की भूमि है ये। कगार जो है वो खड़े ढाल की स्थलाकृति होते हैं। यह कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो यहाँ पे कगार पाए जाते हैं जो कि कौन सी चट्टानें हैं? यहाँ पे बलुआ पत्थर की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है और बलुआ पत्थर की चट्टानों से कगारों का निर्माण हुआ है। कगारों का मुख बनास तथा चंबल के बीच दक्षिणी पूर्वी दिशा की तरफ है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैले हुए हैं। तो ये जो कगार है इनका जो मुख है वो किस तरफ है? दक्षिण पूर्वी दिशा में, बनास तथा चंबल के बीच में दक्षिण पूर्वी दिशा में। और ये इनका विस्तार जो है वो आगे बहुत आगे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में जो पूर्व दिशा तक ये फैले हुए, काफ़ी मतलब राजस्थान में नहीं राजस्थान से भी आगे इनका विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र की कगार भूमियों की जो ऊंचाई है वो 350 से 550 मीटर के मध्य है। यानी इसके जो कगार है वो 350 से लेकर 550 मीटर तक ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। अगला है दक्कन का लावा पठार, इसका दूसरा जो डिवीज़न है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावे से हुआ है, इसीलिए इसे लावा पठार कहा जाता है। इसे लावा पठार कहा जाता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लावे से बना है। जो ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें जो चट्टानें पिघल जाती है और पिघलने के बाद वो लावे के रूप में बाहर आती है। और जब लावा बाहर धरातल पे आता है, ठंडे वातावरण के संपर्क में आता है तो वो जम जाता है। और ऐसे कई प्रक्रियाएं जब होती है तो काफ़ी मीटर मोटाई में जो लावा है वो वहाँ पर चट्टानी रूप धारण कर लेता है। तो उसी लावे से इस पठारी भाग का निर्माण हुआ है। तो इसे एक बात ये भी पता चलती है कि यहाँ पर मतलब हजारों वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी थे और ज्वालामुखी क्रिया घटित
होती थी, क्योंकि वर्तमान में यहाँ ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन जो काफ़ी समय पहले या हजारों लाखों वर्ष पहले यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया निश्चित रूप से होती थी, तभी यहाँ पे लावे के जमाव पाए जाते हैं, इसलिए से जो है दक्कन का लावा पठार भी कहा जाता है। यहाँ लावे से निर्मित काली मिट्टी भी पाई जाती है। जो लावे से जो चट्टानें बनती है, जब उनका विघटन होता है, अपक्षपतन होता है, उससे जो मिट्टी बनती है उसे काली मिट्टी बोलते हैं। कपास के लिए काफ़ी अच्छी होती है ये मिट्टी। तो इस क्षेत्र में क्योंकि लावे के जमाव है, तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी है? काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की यह इकाई उपरमाल के पठार के नाम से भी जान जाती है। यानी ये जो भाग है वो राजनीतिक दृष्टि से जो है उपरमाल के पठार के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। यह एक विस्तृत एवं पथरीली भूमि है, जिसमें कोटा बूंदी का पठारी भाग भी शामिल है। तो ये का जो है वो यहाँ का जो धरातल है वो कैसा है? पथरीला है, और इसमें कोटा और बूंदी का पठारी भाग भी शामिल किया जाता है। चंबल एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा कोटा में एक त्रिकोणीय कांपी बेसिन का निर्माण किया गया है, जिसकी औसत ऊंचाई 210 से 215 मीटर के मध्य है। तो यहाँ पे कौन सी नदियाँ प्रवाहित हो रही है? चंबल, उसकी सहायक नदियाँ, और इनके द्वारा कोटा जिले में एक त्रिकोणाकार आकृति में बेसिन का निर्माण किया गया है, जो कांपीय बेसिन है। क्योंकि नदियाँ जो है वो कौन सी मिट्टी लेके आती? काम मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। और इस कांपीय बेसिन की जो ऊंचाई भी काफ़ी कम है, 210 से 215 मीटर की मध्य, यानी काफ़ी समतल मैदानी भाग है जहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग का अंग है। तो बूंदी और मुकुंदवाड़ा पहाड़ियों के बारे में हमने अभी बात की थी। ये अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ हैं, और ये जो है दक्षिण पूर्वी पठारी जो भाग में कौन से जो डिवीज़न में या कौन से भाग में पाई जाती है? दक्कन का जो लावा पठार उस भाग में इन पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो ये हमने राजस्थान का जो अंतिम भौतिक प्रदेश था इस श्रृंखला का, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बारे में हमने देखा, उसके डिवीज़न देखे, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। तो इसके साथ आपकी जो राजस्थान की भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर था कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, उनकी विशेषताएं, उनके डिवीज़न, वो आज समाप्त हुआ। अब हम अगला चैप्टर जो है वो राजस्थान जलवायु जो है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।